एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एडिटोरियल की क्लास में वेलकम है। आज के द हिंदू एडिटोरियल पहला एडिटोरियल होने वाला है ट्रांसफ़र एज पनिशमेंट। एक बार फिर गाइस आपको सजेस्ट करते हैं, आप इस पीडीएफ को आपको जो है कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप पहले वहाँ से जा कर के डाउनलोड करके इनको पढ़िए, उसके बाद आकर के इस वीडियो को देखिए। तो जो आज द हिंदू का पहला एडिटोरियल है ट्रांसफ़र एज पनिशमेंट, दंड के रूप में तबादला। ये जो है बेस है चीफ जस्टिस के जो तबादले होते हैं उन पे आधारित हैं। कैसे गवर्नमेंट या फिर जो प्रोसीजर है कैसे उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, क्या मनमाने ढंग से किया जा रहा है और क्या प्रोसीजर होना चाहिए, उनके बारे में डिटेल एनालिसिस है। तो बढ़ते हैं। द जुडिशरी फ्लॉड कॉलेजियम सिस्टम बेयर्स इट्स इनहेरेंट वीकनेस एट अगेन। जुडिशरी फ्लॉड मतलब जो न्यायिक त्रुटियां हैं कॉलेजियम सिस्टम के। कॉलेजियम सिस्टम वो होता है जहां पर किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति करना है, तबादला करना है, मतलब मेंबर्स का एक समूह होता है उन, और उसमें जो है किसी की नियुक्ति करना है या फिर किसी तबादले करने की जो भी प्रक्रिया होती है उसे हम कॉलेजियम सिस्टम बोलते हैं। तो जो ये कॉलेजियम सिस्टम की न्यायिक त्रुटि हैं बेयर्स उजागर करती हैं इसकी अंदरूनी कमजोरी को एक बार फिर से। मतलब कि ये कॉलेजियम सिस्टम की जो न्यायिक त्रुटि है एक बार फिर से इसकी कमजोरी को उजागर करती है, अंदरूनी कमजोरी को। द मोस्ट ऑब्वियस एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफ़र इज इट्स ओपेकनेस। तो गाइज यहाँ पे एक आपको चीज़ें बताते चलें कि जो यहाँ पे ब्लू से हमने यहाँ पे हाईलाइट किया है ये आप सब्जेक्ट हैं और जो ये पिंक से हाईलाइट किया गया है वो वर्ब है। और इंग्लिश सीखने का फर्स्ट स्टेप है सब्जेक्ट और वर्ब को पकड़ना। और अगर सब्जेक्ट वर्ब पकड़ना आ गया तो आपको मेंस में और प्री में एरर चाहे सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप रीअरेंज को सॉल्व कर रहे हो या क्लोज टेस्ट को, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है द मोस्ट ऑब्वियस एस्पेक्ट, द मोस्ट ऑब्वियस एस्पेक्ट जो सबसे स्पष्ट पहलू है ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट। कॉलेजियम सिस्टम के काम करने की सबसे स्पष्ट पहलू किसके? ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट के, न्यायिक नियुक्ति के और तबादले की इज इट्स अपेकनेस, वो अस्पष्टता है। डिसीजन दैट हैव नो एक्सप्लेनेशन और कैन ओनली बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ वंस ऑन परसेप्शन अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द जज अफेक्टेड बाई इट हैव बिकम क्वाइट कॉमन। जो निर्णय है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है या फिर उसे समझा जा सकता है के संदर्भ में वंस ऑन परसेप्शन किसी एक की अवधारणा के अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ जज अफेक्टेड बाई इट, जो इससे प्रभावित जज के कामकाज के बारे में किसी एक की अवधारणा से समझा जा सकता है। मतलब ये जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, किसी को नियुक्त करना, किसी के तबादले को करना, जो इसका पूरा सिस्टम है वो क्या है, वो अस्पष्ट है। और इसको अगर समझना है तो उसके अवधारणा से समझिए जो इससे प्रभावित हुए हैं। और हैव बिकम कॉमन, क्वाइट कॉमन, और ये क्या हो गया है, बिल्कुल सामान्य हो चुका है। यहाँ देखते चलते हैं आखिर डिसीजन की जो डिसीजन सब्जेक्ट है इसका वर्ब आपको मिलेगा हैव, और ये जो डिसीजन है इसकी वर्ब मिलेगी कैन बी एक्सप्लेन, और जो ये अफेक्टेड है वो इसका क्या है, जज है, इसका सब्जेक्ट क्या आपको मिलेगा, जज। और हैव बीन जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट आपको क्या है, डिसीजन है। इन द लेटेस्ट इंस्टांस चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट संजीव बनर्जी हैज़ बीन abruptly transferred to head the Meghalaya High Court, the second such instance of the head of a court with a sanctioned complement of 75 judges being asked to take over a court with a strength of 4। तो ये पूरा एक पैराग्राफ है, इनको हम तोड़ के समझते हैं कि कहना क्या चाहता है। कह रहा है कि हाल के
हाल के उदाहरण में चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी को हैज़ बीन एब्रप्टली ट्रांसफ़र, उनको तबादला कर दिया, अचानक उनका स्थानांतरण कर दिया गया, अचानक उनका तबादला कर दिया गया टू हेड द मेघालय हाई कोर्ट, मेघालय उच्च न्यायाधीश या मेघालय उच्च न्यायालय के हेड के रूप में। जो द सेकेंड सच इंस्टांस, और जो दूसरा ऐसा उदाहरण ऑफ द हेड ऑफ अ कोर्ट, एक कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का विथ अ सैंक्शनड की मंजूरी के साथ ही, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 75 जजेस, 75 जजों के पूर्ण सहमत के साथ ही, बीइंग आस्क्ड कहा जा रहा है या कहा गया टू टेक ओवर कार्यभार संभालने के लिए एक कोर्ट विथ अ स्ट्रेंथ ऑफ 4, 4 जजों के साथ में। कहने का मतलब ये जो एग्जाम्पल देखा गया आपको, ये देखा गया कि जो चीफ जस्टिस थे मेघालय मद्रास हाई कोर्ट के संजीव बनर्जी को, उनको क्या कर दिया गया, अचानक उनको तबादला कर दिया गया मेघालय हाई कोर्ट में। और जो दूसरा ऐसा एग्जाम्पल था वो देखा गया कि ऐसा कोर्ट है, मतलब यहाँ पे मेंशन नहीं है, उन पे 75 जजों की पूर्ण सहमति के साथ में उन्हें कहा गया कि आप कार्यभार संभालिए, और उसमें कितने लोग थे जहाँ पे कार्यभार संभालना था, 4 जजों के साथ में थे। तो यहाँ पे एक वर्ड मेंशन किया गया है, कॉम्प्लीमेंट मेंशन किया गया है। तो आपको यहाँ पे सबसे बड़ी कन्फ्यूजन आने वाली है कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट में। तो इनको देखते चलते हैं, आखिर एक स्पेलिंग का मिस्टेक है और हम गलती कर देते हैं, ये आपके क्लोज टेस्ट में भी आ सकता है। आखिर कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है। जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसका मतलब होता है पूरक, मतलब ये क्या होता है, एक पूर्ण कोई काम करता है। इनको एक बेहतर समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एजुकेशन इज complement of a human being। मतलब एजुकेशन क्या होता है, एक मानव का पूरक होता है, इसके बिना क्या होता है, इंसान अधूरा होता है। लेकिन जब हम कम्प्लीमेंट की बात करेंगे, कम्प्लीमेंट में क्या होगा कि किसी की प्रशंसा करना होता है, किसी की प्रशंसा करना होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, सी गॉट कॉम्प्लीमेंट विथ हर हस्बैंड व्हेन सी पुट इन गॉन। यहाँ पे थोड़ा सा ही स्पेलिंग का केवल डिफरेंस है। यहाँ पे EMENT है और यहाँ पे IMENT है, और इसका मतलब पूरक होता है, इसका मतलब होता है प्रशंसा पाना। देखते हैं, इन सितंबर 2019 जस्टिस विजय के ताहिल रमानी रिजाइंड आफ्टर बीइंग शिफ्टेड फ्रॉम मद्रास टू मेघालय हाई कोर्ट एट अ टाइम व्हेन शी वाज कंट्री सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस। कह रहा है कि 2019 सितंबर में जो न्यायाधीश विजय के ताहिल रमानी थी, रिज़ाइन दे दी आफ्टर द बीइंग शिफ्टेड, स्थानांतरित किए जाने के बाद मद्रास से मेघालय उच्च न्यायालय में, ऐसे समय में जब वह देश की सबसे वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश थी। दैट वन हाई कोर्ट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज प्रेस्टिजियस एज अनदर इज़ नॉट इन डिस्प्यूट। कह रहा है कि डिस्प्यूट में, विवाद में, कोई भी कोर्ट, एक कोर्ट उतना ही महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित है, मतलब उतना ही महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित नहीं होता है दूसरे के। मतलब एक कोर्ट जो है, ऐसे विवादों में एक कोर्ट दूसरे के इतना महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित नहीं होता है। द इक्वली एक्सेप्टेबल इज द प्रीमाइस that Chief Justice of India is justly empowered to transfer the head of any high court in the interest of better administration of justice and equally, और समान रूप से स्वीकार है, is the premise, मतलब यह आधार स्वीकार है समान रूप से कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के,
इज जस्टली, और न्यायिक रूप से वो क्या करते हैं, वो अधिकार रखते हैं टू ट्रांसफ़र, स्थानांतरण के लिए द हेड ऑफ एनी हाई कोर्ट, किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का, इन द इंटरेस्ट ऑफ, के हित में, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। बेटर एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है और बढ़िया न्याय के और बढ़िया शासन के हित में। कहने का मतलब कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो आधार है, एक आधार है, वो स्वीकार है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वो उचित रूप से अधिकार रखता है किसी भी हाई कोर्ट के जजों को स्थानांतरित करने में, और किस लिए, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस के बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के हित के लिए। हालांकि हाउएवर इट इज़ नॉट क्लियर वाई अ सीनियर प्यूनी जज इन अनदर हाई कोर्ट and due for elevation could not be accommodated there। हालांकि it is not clear, यह स्पष्ट नहीं है क्यों a senior new judge, प्यूनी मतलब होता है नया जज, जो यंग जज होता है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि क्यों एक वरिष्ठ यंग जज इन अनदर हाई कोर्ट, दूसरे उच्च न्यायालय में, एंड ड्यू फॉर, पदोन्नति के कारण, ड्यू फॉर एलिवेशन, पदोन्नति के कारण, कुड नॉट बी एकोमोडेटेड देयर, वहाँ पे नहीं रखा जा सकता है। मतलब इसमें भी ये भी स्पष्ट नहीं किया गया कि एक कोई सीनियर है, यंग जज है, उसको दूसरे हाई कोर्ट में उसे पदोन्नति के कारण से क्यों नहीं रखा जा सकता है। मतलब ये तो स्पष्ट है कि वो ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन ये भी तो एक कारण हो सकता है कि उसे क्यों नहीं रखा जा सकता है। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आइडेंटिफाइंग जुडिशियल टैलेंट फॉर अपॉइंटमेंट्स एंड स्ट्रीमलाइनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अहम भूमिका निभाते हैं, एन इम्पॉर्टेंट रोल प्लेज, एक अहम भूमिका भी निभाते हैं, इन आइडेंटिफाइंग, पहचानने में, जुडिशियल टैलेंट, न्यायिक प्रतिभा को, अपॉइंटमेंट के लिए, और सरल बनाने में, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को, प्रशासकीय कार्यप्रणाली को। तो यहाँ पे देखते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, यहाँ पे आपको जस्टिसेस है, प्लूरल में है, इसलिए यहाँ प्ले मिलेगा, प्लेज नहीं मिला है। और यहाँ पे आइडेंटिफाइंग, पहचानने में, इन प्रीपोजिशन आया, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है, और यहाँ पे आईएनजी फॉर्म में आई है, और इसके लिए प्रीपोजिशन इन यहाँ इसके लिए भी है। तो जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनको जो जुडिशियल टैलेंट है अपॉइंटमेंट के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने में और उनको सरल बनाने, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को सरल बनाने में भी इनका अहम रोल होता है, मतलब उनका अहम भूमिका होती है। इट वुड बी रीजनेबल टू एक्सपेक्ट दैट अ सर्विंग चीफ जस्टिस इज गिवन अ टेनर लॉन्ग इनफ इन अ हाई कोर्ट टू डिस्चार्ज दीज फंक्शन इफेक्टिवली। इट वुड बी, यह होगा, उचित, टू एक्सपेक्ट, उम्मीद करना, कि एक कार्यरत मुख्य न्यायाधीश को दिया जाता है एक लंबा पर्याप्त समय उच्च न्यायालय में निर्वहन करने के लिए अपने कार्य को प्रभावी तरीके से। यह उचित होगा, उम्मीद करना, कि एक जो सर्विंग चीफ जस्टिस है उनको एक पर्याप्त रूप से लंबा समय दिया जाता है प्रभावी रूप से उनके काम करने को हाई कोर्ट में। इफ, यदि ए चीफ जस्टिस इज नॉट इन लाइन फॉर एन एलिवेशन टू द सुप्रीम कोर्ट, a legitimate question arises whether there was sufficient reason to transfer the incumbent। अब यहाँ ये भी कह रहा है कि यदि मुख्य न्यायाधीश इज नॉट लाइन फॉर, कतार में नहीं है, एन एलिवेशन के, पदोन्नति के, टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, तो एक लेजिटिमेट, एक वैध सवाल उठता है कि क्या देयर वाज ए सफिशिएंट रीजन, क्या कोई पर्याप्त कारण था उन्हें बदलने के लिए, टू ट्रांसफर द इनकम्बेंट, उन पदधारी को बदलने के लिए। तो यहाँ समझने वाली बात है कि अगर देखो एक जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनके पास बहुत समय रहता है जिससे वो अपने काम को इफ़ेक्टिव तरीके से कर सकते हैं, और वो चीफ जस्टिस
कतार में भी नहीं, मतलब वो योग्य भी नहीं है पदोन्नति के सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो ये सवाल तो वैध उठता ही है कि क्यों, क्या कारण था जो इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उनसे इनको क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया गया। और ऐसे ही देखो एक केस आया, कह रहा है इन जस्टिस बनर्जी केस द ट्रांसफ़र हैज़ कम विद इन 10 months ऑफ हिज अज्यूमिंग ऑफिस, रेजिंग द क्वेश्चन वेदर ही वॉज बीइंग पनिश्ड फॉर सम ऑब्स्क्योर रीज़न। इन जस्टिस बनर्जी केस, न्यायाधीश बनर्जी के केस में, मामले में जो ट्रांसफ़र आया 10 महीने के अंदर ही उनके ऑफिस को अज्यूम करने के, रेजिंग उठाते हुए द क्वेश्चन सवाल को कि क्या ही वाज बीइंग पनिश्ड, क्या उन्हें दंड दिया जा रहा था, फॉर सम ऑब्स्क्योर रीज़न, कुछ अस्पष्ट कारणों के लिए। तो यहाँ पे 2 शब्द आए हैं, इसके पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है, ट्रांसफ़र, और ट्रांसफ़र की वर्ब क्या है, हैज कम। रेजिंग क्या है, ये भी वर्ब है लेकिन साइमल्टेनियस एक्शन को दिखा रहा है। और ही क्या है, आपका सब्जेक्ट है, वाज बीइंग आपकी वर्ब है। तो यहाँ पे कुछ ग्रामर के फैक्ट हैं। यहाँ पे वर्ड किया गया था अराइज और यहाँ पे वर्ड यूज किया है राइज। तो यहाँ पे आपको सोचने वाली बात है कि क्या आखिर क्या डिफरेंसेस हैं राइज, एराइज और रेज में। तो यहाँ पे देख लेते हैं इनको। 3 शब्द को हमने डिस्कस किया है। 1 मिनट। तो यहाँ पे 3 शब्द हैं, राइज, रेज एंड अराइज। राइज का मतलब होता है कोई चीज़ उठना, निकलना, उगना। राइज का सेकंड फॉर्म रोज राइजन, और ये एक ट्रांसिटिव वर्ब है। और क्या यहाँ पे है, थिंग्स कैन राइज बट यू कैन नॉट राइज समथिंग, मतलब ऐसी चीज़ जो राइज हो जाती है, जो मतलब कि जो उठ जाती है, जो निकल जाती है, लेकिन आप उसे राइज नहीं करते। जैसे इनको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट। अगर यहाँ पे लिखूँ कि राइज, रेज लिख दूँ तब भी यहाँ पे गलत है, एराइज लिख दूँ तब भी यहाँ गलत है। कारण क्या है, सन अपने आप क्या है, उगता है, यहाँ पे कोई उगाया नहीं जाता है। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। राइजेज। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, रेज। रेज मतलब होता है किसी चीज़ को उठा देना, किसी चीज़ को बढ़ा देना। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं, और ये कैसा वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब है। कहने का मतलब इस, अगर हम ये वर्ब लिखेंगे इनके बाद हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। जैसे इनको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। whenever I want to do something for my family, my sister in law raises a, अच्छा या लिखें चाहे दा लिखें, द क्वेश्चन अगेंस्ट मी। यहाँ पे क्या हुआ है कि जब भी मैं कुछ अपने परिवार के लिए करना चाहता हूँ तो मेरी भाभी सवाल उठाती है, मुझ पे जो है क्या करती है, मेरे अगेंस्ट एक मतलब वो सवाल उठा देती है मेरे कामकाज पे। अगला देखिए, इसके बाद हमने क्या लिखा है, इसके बाद हमको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। और इसमें देखा मैंने क्या कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ये जो ऑब्जेक्ट है द ईस्ट, वो क्या है, इन का ऑब्जेक्ट है, राइजेज का ऑब्जेक्ट नहीं है। और यही आपके क्लोज टेस्ट में आएगा, वहाँ पे बहुत बड़ी कन्फ्यूजन को क्रिएट करेगा। और एराइज का मतलब होता है कोई चीज़ अपने आप हो जाना, मतलब क्या होता है, कोई चीज़ हो जाना, घटित हो जाना। जैसे इनको एक एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। when I teach editorial, one question
arises in my mind how to teach in an effective way। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जो हमारे मन में सवाल उठता है, दरअसल मैं उठाता नहीं हूँ, अपने आप उठाता है, और ये एक इनट्रांसिटिव वर्ब है जिसको किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने यहाँ समझा होगा राइज का मतलब क्या होता है, जो अपने आप चीज़ें उठ जाएं, जिनको कोई किसी के द्वारा उठाया नहीं जा सकता, और ये क्या है, इनट्रांसिटिव वर्ब है। और रेज का मतलब होता है उठाना, और ये क्या है, एक ट्रांसिटिव वर्ब है। और एराइज का मतलब होता है अपने आप उठ जाना, और ये भी क्या है, एक ट्रांसिटिव वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होगी। होप गाइज अच्छे समझ में आया होगा यहाँ बेहतर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से कहाँ तक बढ़े थे, हाँ, इन द एब्सेंस ऑफ एनी असाइंड रीजन और इवन unknown circumstances there is bound to be speculation on whether his transfer has anything to do with his eastern approach and sticking oral observation while seeking accountability from the government and the other institution in the absence of any assigned reason। कोई नियत कारण की अनुपस्थिति में और इवन यहाँ तक कि एक जानकारी में आई हुई माहौल में, देयर इज़ बाउंड, यह तय है, टू बी स्पेकुलेशन, अटकलबाजी होना तय है कि क्या उनका ट्रांसफ़र हो चुका है, एनीथिंग टू डू, कोई काम करके, अपने ईस्टर्न, अपने सख्त दृष्टिकोण से, या फिर कठोर मौखिक टिप्पणियों की वजह से, मांगते हुए जवाबदेही सरकार से और अन्य इंस्टीट्यूशन से। मतलब कि यहाँ पे ये जो रीज़न का है वो क्या है, वो नियत है, मतलब वो स्पष्ट है कि ये जो अटकलें आ रही हैं उससे स्पष्ट हो रहा है कि उनका जो ट्रांसफ़र है वो जाहिर सी बात है उनके कठोर दृष्टिकोण और उनका जो एक कठोर मौखिक टिप्पणी थी सरकार को मांग करते हुए, और या फिर किसी इंस्टीट्यूशन की मांग करते हुए ये सब सारी चीज़ें हुई हैं। द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर सेज अ प्रपोजल टू ट्रांसफर अ हाई कोर्ट जज कैन ओनली बी इनिशिएटेड बाय द CGI हुज ओपिनियन इज दिस रिगार्ड इज डिटर्मिनेटिव। तो जो ज्ञापन है प्रोसीजर का फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफ़र, जो जुडिशियल जो न्यायिक अपॉइंटमेंट नियुक्ति और स्थानांतरण प्रक्रिया का ज्ञापन है, वो कहता है कि जो ये प्रपोजल है ट्रांसफ़र करने का एक हाई कोर्ट जज का, कैन ओनली बी इनिशिएटेड, केवल लिया जा सकता है या शुरू किया जा सकता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, हुज ओपिनियन, जिसकी राय, इन दिस रिगार्ड, मामले में, इस डिटर्मिनेटिव, वो निर्धारक है। इन एडिशन, इसके अलावा, द व्यू ऑफ वन और मोर नॉलेजेबल सुप्रीम कोर्ट जजेस आर टेकन, इसके अलावा जो व्यू है, जो विचार है, एक या एक से अधिक सुप्रीम कोर्ट के जानकार न्यायाधीशों के द्वारा लिया जाता है। दीज व्यू आर कंसिडर्ड बाय 5 मेंबर कोलिजियम, और जो ये विचार है उसको, जो ये विमर्श है इसको विचार किया जाता है कोलिजियम के 5 सदस्यों के द्वारा। एंड दिस सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट आर्बिट्रेरी ट्रांसफर्स एट द इंस्टांस ऑफ एग्जीक्यूटिव, और ये जो प्रणाली थी लाई गई थी, पुट इन प्लेस का मतलब होता है लागू किया गया था, एज अ सेफ गार्ड, सुरक्षा के रूप में, अगेंस्ट आर्बिट्रेरी, मनमाने ढंग से तबादले के सुरक्षा के रूप में लिया गया था, लगाया गया था, एट द इंस्टांस ऑफ एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका के कहने पर। हालांकि हाउएवर recent development suggests it may not be enough to dispel the impression that a transfer is not exactly based on administrative need or related to performance। लेकिन हाल की जो घटनाक्रम है उससे दिखता है, वो बताता है या दिखाता है कि इट मे नॉट बी इनफ, ये नहीं हो सकता है पर्याप्त, टू डिस्पल, दूर करने के लिए, द इम्प्रेशन को, उस धारणा को कि ये जो तबादला है इज़ नॉट एग्जैक्टली, वो ठीक रूप से आधारित नहीं है ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव नीड,
प्रशासकीय आवश्यकताओं पर या संबंधित प्रदर्शन या प्रदर्शन के संबंधों से। कहने का मतलब जो ये प्रक्रिया थी किसी भी मुख्य न्यायाधीश को या न्यायाधीश को हाईकोर्ट के स्थानांतरण की, उन्हें तबादले की, वो जो है पहले शुरू की जाती थी किसके द्वारा? चीफ जस्टिस के द्वारा। फिर वो अपनी राय को देते थे, तो उसके बाद वो जो व्यू जाता था किसके पास जाता था? सुप्रीम कोर्ट के जजों के पास जाता था, 1-2 जजों के पास। फिर वहाँ से गुजर जाने के बाद ये कोलिजियम के जो 5 मेंबर के सदस्य हैं वहाँ पे इसको फिर देखा जाता था। और ये जो लाया गया था, कैसे लाया गया था? इनको रोकने के लिए, जो मनमाने ढंग से ट्रांसफ़र होता है इसको रोकने के लिए। लेकिन जो हाल का जो घटनाक्रम है वो क्या दिखाता है? इसको रोकने के लिए जो धारणा है, ये धारणा जो बनाई गई थी वो इसके लिए क्या था? ये दिखाता है कि ट्रांसफ़र वो बेस्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव नीड पर। वाई एनी कंसर्न रिलेटिंग to a chief justice style of functioning or conduct should not have been quietly resolved by the chief justice of India without resort to a drastic step such as transfer is not clear। इनको समझते हैं, कोई भी समस्या जो चीफ जस्टिस के काम करने की शैली और आचरण से संबंधित है क्यों नहीं होनी चाहिए शांति से धीमे से हल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा बिना सहारा लिए हुए एक कठोर कदम के, जैसे ये तबादला। इज़ नॉट क्लियर, वो स्पष्ट नहीं है। समझ रहे हैं आप कि ये जो संबंधित है चीफ जस्टिस के कार्य करने की प्रणाली पे, जो आचरण पर, उनको शांति से क्या होना चाहिए? सॉल्व नहीं करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? और चीफ जस्टिस के द्वारा, और ये ऐसे कठोर कदमों के द्वारा, और ये क्या है? अभी स्पष्ट नहीं है। एंड इट अगेन The flawed collegium system and its weakness are under adverse scrutiny। It again का मतलब होता है एक बार फिर, जो ये त्रुटिपूर्ण कॉलेजियम सिस्टम है और इसकी जो कमजोरी है, आर अंडर एडवर्स स्क्रूटनी, है अंदर कठोर जांच के। कहने का मतलब जो इसकी त्रुटिपूर्ण कॉलेजियम सिस्टम है और इसकी जो कमजोरी है वो कठोर जांच, मतलब कठोर जांच हो रही है या इसकी कठोर जांच हो रही है। तो गाइज होप आपने इसको समझा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।